तो हम लोग कल किस टॉपिक पर एंड किए थे जी? अच्छा, रेडियल नोड निकाल रहे थे हम लोग, और किस पर निकाला गया था लास्ट में? S2S का निकाले थे, या 3S का भी निकाले थे। आइए उसी को कंटिन्यू करिए। 2P, 2P के लिए n की वैल्यू कितनी होगी जी? बोलो। 2। और P के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। हमारा हो गया 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका अगर 2p सब सेल है तो उसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू जो होगी वो 0, यानी एक भी रेडियल नोड नहीं बनेगा। अर्थात न्यूक्लियस से कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। उसके बाद 3p, 3p, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा? रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर 4p में जाते हैं तो रेडियल नोड हो जाएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 2। ऐसे 4p निकाल लिया। उसके बाद आ जाओ 3d। 3d में रेडियल नोड इज इक्वल टू n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, और d के लिए l की वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप 4d के लिए चलिए, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 5d के लिए रेडियल नोड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर 4f निकालें आप, 4f के लिए क्या हो जाएगा? रेडियल नोड इज इक्वल टू n की वैल्यू 4, और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 5f के लिए निकालेंगे तो रेडियल नोड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इतना हम लोग यहाँ पर ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इतना हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये रेडियल नोड निकालने का फार्मूला आपके पास ये है। और एन यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब इसमें एल इज इक्वल टू अगर 0 है तो एस, एल इक्वल टू 1 है तो पी, एल इक्वल टू 2 है तो डी, एल इक्वल टू 3 है तो एफ, एल इक्वल टू 4 कर दिया जाए तो जी, एल इक्वल टू 5 कर दिया तो एफ, एल इक्वल टू 6 पर आई, एल इक्वल टू 7 पर आई के बाद जे नहीं यूज करना है, आपको के यूज करना है। बस जे आपको ध्यान दे देना है, उसके बाद आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये सभी जितने आपके पास रखे गए हैं, ऑल दीज आर पॉसिबल। ऑनवर्ड आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। जे हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वहां पर एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है जे, इसलिए हम लोग यहाँ पर जे का यूज नहीं करते। जरा आप बताइए 11th क्या क्वेश्चन है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम लिया था, और उसे स्मॉल के द्वारा उस दौरान रिप्रेजेंट किया गया था। सोमरफील्ड, ये सोमरफील्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर का सबसे पहले यूज किया था, और उसे स्मॉल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। बाद में IUPAC यूनियन ने जो है उसे एल में कन्वर्ट कर दिया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसे के की जगह एल यूज करने के लिए बोला, क्योंकि के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बोल्ट्जमान कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है।
स्मॉल के शायद नाम सुने होंगे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसलिए उस के की जगह पर हम लोग एल यूज करते हैं। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग अभी तक का शेप ऑफ क्या बात कर रहे थे जी? ऑर्बिटल। और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद क्या निकाला गया? नोडल प्लेन निकाला गया। नोडल प्लेन के बाद क्या निकाला गया? रेडियल नोड निकाला गया। आज हम लोग बात करेंगे ओवरलैपिंग, जो बात कर रहे थे, हाँ, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और उनसे बनने वाला बॉन्ड और उन बॉन्ड की स्टेबिलिटी। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, overlapping of orbitals, overlapping of orbital, overlapping of orbitals। तो इसमें पहले नाम सब याद कर लो, नाम आपके दिमाग में हमेशा रहे। एक ओवरलैपिंग होती है एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? दो एस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग। बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना है, केवल फीलिंग करनी है आपको। दो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और दो एस ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। और दो एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दो एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब नाम और ओवरलैपिंग ये दिखाते चलिए बस। अब सही यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो एस एस ओवरलैपिंग का मतलब समझे आप? जब दो एस ऑर्बिटल आपस में क्या करें? ओवरलैप करें तो उसे बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। और एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा बनने वाला बॉन्ड जो होगा वह सिग्मा बॉन्ड होगा। नंबर दो, नंबर दो, एस पी ओवरलैपिंग। मीनिंग समझ रहे हो ना क्या लिख रहे हो आप? ये एस पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। तो एस ऑर्बिटल ये लिया मैंने, और पी ऑर्बिटल की ये ओवरलैपिंग दिखाई गई। यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग से भी बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये रखिएगा कि एस ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द केसेस में एस ऑर्बिटल जिससे भी ओवरलैप करेगा हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एस ऑर्बिटल किसी अदर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद नंबर तीन, एक है आपका पीपी एक्सियल, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। तो पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग को हम लोग अपने, हो सकता है याद आ जाए, हम लोग पढ़ते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दो पी ऑर्बिटल के बीच हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एक्सियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग को आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, दो पी ऑर्बिटल के बीच हेड टू हेड ओवरलैपिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप। और यहाँ भी बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया। एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, एस पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। तो तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ गए। एक एस एस ओवरलैपिंग, एक एस पी ओवरलैपिंग, एक पी पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर हुआ फॉर्मेशन। अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखेंगे आप। हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड है, क्या तीनों सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी इक्वल होगी? तो आपका जवाब होगा नो। श्योर एंड सर्टेन जवाब यही होना चाहिए कि नो, तीनों सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। आखिर तो हम स्टेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल होगा? इसके लिए
शेप को ध्यान रखेंगे। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल और नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि कोई दिशा नहीं होती है। अब उसकी अगर कोई दिशा नहीं है तो उसकी ओवरलैपिंग जो होती है वो परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती है, बहुत ही पार्शियल ओवरलैपिंग होती है एस एस ऑर्बिटल के बीच। क्योंकि जब ऑर्बिटल का शेप अर्थात इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में दो एस ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही कम ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब हो गया इन तीन सिग्मा बॉन्ड में एक बात तो क्लियर है कि जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनसे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होगा। उसके बाद देखिए एस और पी। एस तो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन पी कैसा है, ये डायरेक्शनल हो गया। इसका मतलब इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस बॉन्ड के पास मोर डायरेक्शनल करेक्टर हो गया। मोर डायरेक्शनल करेक्टर का मतलब यहाँ पर पी ऑर्बिटल क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर है। भले ही एस ऑर्बिटल जो है नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन पी ऑर्बिटल के डायरेक्शन होने की वजह से इसके तुलना में यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, वो मजबूत ओवरलैपिंग होगी। इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्लियर है, दोनों डायरेक्शनल है, दोनों पी ऑर्बिटल है, दोनों पी ऑर्बिटल अर्थात दोनों डायरेक्शनल है। इसलिए पीपी ओवरलैपिंग से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्टेबल होगा कंपेयर टू एसपी, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, पी पी सिग्मा बॉन्ड, PP sigma bond more stable than SP sigma bond, SP sigma bond more stable than SS sigma bond। ये सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिपेंड किस बात पर करती है, तो जवाब होगा डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल। डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल पर स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिपेंड होती है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिपेंड stability of sigma bond depends on the directional directional character of orbital involved orbital involved डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो एस आपका नॉन डायरेक्शनल, पी आपका डायरेक्शनल। ठीक है जी, तो आए इस पर और डिटेल में करेंगे। आगे कौन सा बचा, पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। आपका पीपी लेटरल ओवरलैपिंग, पीपी लेटरल ओवरलैपिंग यानी इसको बोलते हैं साइड वाइज साइड या साइड वेज ओवरलैपिंग। साइड वाइज साइड पूरा बोलिए या साइड वेज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। अब इसके लिए दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, यानी इसका मतलब दो पी ऑर्बिटल का एक्सिस सेम होना चाहिए, तब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और इसके लिए हम ये मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो ये मॉडल, इस तरह का ओवरलैपिंग जो है वो कहलाएगा साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो गया।
और यहाँ से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, उसका नाम देते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नाम दिया जाता है। पाई बॉन्ड लेस स्टेबल देन द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, चाहे जैसा भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो। किसी भी तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना हो उसकी स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड से हमेशा मजबूत होती है, ज़्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड इज weaker than sigma bond. Pi bond is weaker than sigma bond. कंप्लीट। अब देखिए जितना भी ओवरलैपिंग दिखाया, ओवरलैपिंग एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, लिखिएगा नहीं एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, इसमें जो भी टाइप रहा होगा। ध्यान देना, ओवरलैपिंग से बने हुए बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और याद करें कल का लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड ये दो तरीके का होता है, एक प्योर कोवैलेंट होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होता है। दोनों का डिफरेंस याद है, शायद होना चाहिए ना। प्योर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हों तो दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस ओवरलैपिंग से बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को हम नाम देते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर रहे हों, उसमें से एक ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो और एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो, यहाँ पर होने वाला जो ओवरलैप होगा वो जैसा भी होगा वहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन उसका नाम आप देते हो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या उसे नाम देते हो डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। एक बात इसमें बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स होगा, यानी जिस तरफ ऑर्बिटल एम्प्टी होगा उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कहाँ से फ्लो करेगा? जिसका ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एक लाइन का कमेंट कर लीजिएगा, द बॉन्ड formed by overlapping of orbitals. The bond formed by overlapping of orbitals called covalent bond. Covalent bond called covalent bond. अभी तक इंटरमीडिएट में क्या पढ़ते थे हम लोग? ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट में नहीं बात बताई गई होगी, वहां पर ये कहते होंगे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसे हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। रियल में शेयरिंग का मीनिंग यहाँ पर हो गया तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो भी बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ हम डिफरेंशिएट कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये ओवरलैपिंग जो ऊपर आपने मेंशन किया, इसका मतलब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड था कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो सब ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवैलेंट बॉन्ड लिखा दिया ऊपर हमने, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोवैलेंट बॉन्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जो कोवैलेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे हम लोग। इस पूरे चैप्टर में कल भी या परसों भी मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं होता। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड होते हैं सब क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, शायद याद आ जाए, हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे ध्रुवी संयोजी बॉन्ड। जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे ध्रुवी, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर बोलेंगे एक दूसरा जो है पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ध्रुवी और अध्रुवी, जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे ध्रुवी और अध्रुवी, ये हमारा ध्रुवी और ये अध्रुवी। तो मीनिंग क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और नॉन पोलर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब ओवरलैपिंग, ध्यान देना, जब ओवरलैपिंग सिमिलर एलिमेंट के एटम के ऑर्बिटल के बीच हो, यानी एक ही एलिमेंट हो उसके एटम्स के ऑर्बिटल के बीच अगर ओवरलैपिंग होती है, तब वहां बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका H2 का फॉर्मेशन, ठीक, O2 का फॉर्मेशन, N2 का फॉर्मेशन, F2 का फॉर्मेशन, Cl2 का फॉर्मेशन, Br2 का फॉर्मेशन, I2 का फॉर्मेशन, इसमें O2, N2, F2 व्हाटसोएवर जो लिखे गए हैं ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट वाले। और ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इन्हें नॉन पोलर क्यों कहा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। H के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एक को समझ लीजिए बस, S ऑर्बिटल। दूसरे के पास भी S ऑर्बिटल, दोनों के बीच ये ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर एक बॉन्ड बना, बॉन्ड का नाम क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट और सिग्मा पाई डोंट केयर, कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग अपने कॉपी पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक एच एटम है, ये एक एटम है। हम क्या करते हैं, दो एच एटम लिखते हैं, दोनों के बीच क्या लिखते हैं, एक सिंगल पाई यूज कर देते भैया, एक सिंगल लाइन आपने यूज कर दिया। अब ये लाइन जो यूज किया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन इस एच का, एक इलेक्ट्रॉन इस एच का, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व है। और दोनों एच आइटम सेम, दोनों सेम एलिमेंट है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर सेम होगा, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आपका बैठा हुआ है वो कहाँ होगा, दोनों के सेंटर में होगा। और दोनों के जब सेंटर में होगा तो किसी भी एच एटम पर अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और नहीं नेगेटिव चार्ज होगा, अर्थात यहाँ पर ये नहीं बनेगा, डाईपोल नहीं बनेगा। डाईपोल यानी ऐसे जगहों पर डाईपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों आइटम के बीच में। अगर आपको यह समझ में आ गया, सबके साथ कहानी वही बनने वाली है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ एस एस ओवरलैपिंग हुई है और जगहों पर पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। पीपी ओवरलैपिंग से बॉन्ड को देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिस्टिंग कर लीजिए आप, यानी कैसा ओवरलैपिंग आइडेंटिफाई करोगे आप, जब सिमिलर आइटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हो, सिमिलर आइटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हो, तो वहां बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल या कोवैलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो डाईपोल यहाँ क्या हो जाएगा, डाईपोल इक्वल टू जीरो। ऐसे जगहों पर डाईपोल की वैल्यू जीरो होगी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सबसे बड़ा करेक्टर है इनके पास पोलरिटी नहीं होती है, अर्थात डाईपोल जीरो होता है, डाईपोल मोमेंट की वैल्यू जो है जीरो होती है।
ये कहानी हो गई आपके नॉन पोलर की। इसमें ये जो पोलर है इसको आपको ध्यान देना है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बताओगे जी, बोलो। जैसे वहां मैंने बोला सिमिलर आइटम के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग, यहाँ पर क्या बोलोगे? हाँ, डिसिमिलर, डिफरेंट, डिफरेंट आइटम के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग। यहाँ पर होगा ओवरलैपिंग बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ different elements, different elements, overlapping between orbitals of different elements. ठीक, जैसे HCl, HCl, अब HCl में H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी? 1s1। Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, इधर लिख दो आप 2p6, 3s2, 3pf2, 3py2, 3pz1। ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख लीजिए इसके z ऑर्बिटल में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके s ऑर्बिटल में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब H और Cl के फॉर्मेशन के समय कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है? sp ओवरलैपिंग होने वाली है। s ऑर्बिटल ऑफ H और p ऑर्बिटल ऑफ Cl के बीच ओवरलैपिंग होने वाली है। इस ओवरलैपिंग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये हो गया s ऑर्बिटल फॉर द H, और उसके बाद ये p ऑर्बिटल किसका? Cl का। यहाँ पर अब ये हो गया हमारा H और ये हो गया हमारा Cl। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग। लेकिन अब आपको इतनी आइडिया जरूर होगी जब आप इंटर पास करके आए हो कि H के कंपेरिजन में Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर अधिक होता है। इसलिए जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो H की तरफ न होकर थोड़ा सा किसकी तरफ होगा? Cl की तरफ होगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cl की तरफ शिफ्ट होगा तो Cl एक्वायर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव, अर्थात एक ही मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव पोल बनेगा और एक क्या बनेगा? नेगेटिव पोल बनेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का मतलब होगा डाई, दो पोल, डाईपोल। ये डाईपोल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। मेरे कहने का मतलब कि जब कभी भी डिफरेंट एलिमेंट के बीच ओवरलैपिंग होगी तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड डाईपोल। यही कहलाता है डाईपोल। यहाँ पर ये मॉडल आप यूज कर सकते हो एससीएल के लिए। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा कोवेलेंट। बोलो, सिग्मा कोवेलेंट। इसका मतलब एच और सीएल के बीच क्या दिखाएंगे हम? एच और सीएल सिंगल लाइन, सीएल। ठीक, अब यहाँ पर ये बताओ इस लाइन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये एक लाइन के बनने में, एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या सेंटर में होंगे? नहीं होंगे। किसकी तरफ होंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एक एरो बनाते हैं। एरो के एंड पर जो है हम ये क्रॉस बना देते हैं और ये बताता है क्या? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं डाईपोल का डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होगा? ये नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा? ये पॉजिटिव। कितने पोल बन गए इसमें? दो पोल का फॉर्मेशन हुआ। दो पोल का फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो गया? डाई पोल आ गया, डाईपोल। तो एससीएल मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? बोलेंगे डाईपोल। डाईपोल है, बोलेंगे पोलरिटी है। और ये पोलरिटी क्यों है? तो जवाब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ये आपका डाईपोल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीएल ग्रेटर देन द
H dash Y shared pair electrons slightly shift towards Cl, and Cl acquires partial negative and H acquires partial positive. What type of bond is? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा के? 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट है? Cl की तरफ। Cl की तरफ शिफ्ट है तो Cl पर माइनस और H पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ? कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। किधर से? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये कहलाता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के डायरेक्शन में शिफ्ट, नॉट अ ट्रांसफर, ओनली शिफ्ट, ओनली डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने के लिए 2 दिन से भूमिका बनाई जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट लाने के लिए केवल 2 दिन से पूरा भूमिका बना करके आज के टॉपिक मेन ऑर्गेनिक का क्या मिला हमको? इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप बना ले मॉडल। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। बताओ एच एफ पोलर होगा कि नॉन पोलर? जब HCl पोलर है, HCl पोलर है तो HF भी क्या होगा? पोलर होगा ना। HF, HCl, HBr, HI, ये सभी क्या है? ये सभी पोलर है। ये सभी पोलर है। पोलर का मतलब जिसके पास डाई पोल हो, जिसके पास डाई पोल हो उसे बोलेंगे पोलर। आपसे मेरा सवाल, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को ध्यान देते चलिएगा, दिखाना संभव नहीं है सब। इसमें कितने टर्मिनल हैं? टर्मिनल पूछ दिया गया, बताओ ये Cl है या जो भी है, कितने टर्मिनल है? टर्मिनल शब्द का मीनिंग जानते हो कि नहीं? टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनल का मीनिंग होता है कि एंड ऑफ द पाथ, रास्ता वहीं पर क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, वो कहलाता है टर्मिनल। अक्सर ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? रेलवे के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ठीक, या एयरपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं कि फला टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसका मतलब कि अब वो ट्रेन उसके आगे नहीं जाने वाली है, वहीं पर उसका एंड है। यानी कोई भी ट्रेन अब उस स्टेशन से आगे नहीं जाने वाली है। इन द सेम वे, अगर आपके पास कोई डाइपोल है, डाइपोल यानी 2 पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, इसके पास 2 टर्मिनल होगा। इसके पास 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव पोल और एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव पोल क्रिएट करेगा। ये ध्यान रखना। अगर ऐसा केस है तो इसके पास 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपसे पूछा जाए पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे बैटरी में टर्मिनल होता है कि नहीं होता है? बैटरी में, बैटरी तो यूज करते हो आप, उसमें भी होता है टर्मिनल। एक होता है आपका कैथोड बोलते हो, एक बोलते हो आप एनोड। इन द सेम वे, तो अब यहाँ पर जो है, ये एक टर्मिनल जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करेगा और एक टर्मिनल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करेगा। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो मोर करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, अगर आपको कोई पूछेगा कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, ऑलरेडी हमने बनाकर रखा हुआ है। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा लेस टू मोर। ऐसे भी कर सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाइपोल के डायरेक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के डायरेक्शन में होगा।
यहाँ कौन सा बॉन्ड, कौन सा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग हुआ? जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो। तो लिख लो भैया, लिख लो, द इलेक्ट्रॉन involved in formation of sigma bond are called sigma electron, called sigma electron। ये भाई दूसरा वाला डेफिनेशन अपने से लिखो तो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पाई इलेक्ट्रॉन। पूरा सेंटेंस बना कर आओ तो भाई, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया वैसे पाई इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दो आप। कर लेगा, डिफाइन हो जाएगा। अरे यही तो है, कॉपी करना है, इसमें बहुत ऐसा चैलेंज की बात। The electrons involved in formation of pi bond are called pi electron। कौन सा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव होगा। इसलिए कहते हैं पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, या पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। आगे बढ़े तो अब आए, हम लोग बात करते, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत जीओसी, और टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक जब शुरुआत किए होंगे तो वहां पर ये बात उनको बताई गई होगी, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। अब ये कहाँ पाया जाएगा? तो जवाब होगा सिग्मा बॉन्ड में पाया। पहला इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या सभी सिग्मा बॉन्ड में? जवाब होगा नो, पोलर सिग्मा बॉन्ड। यानी ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो कैसा हो, पोलर हो, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात, तो ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेंगे। आए आप भी मेरे साथ ये मॉडल को ड्रा कर लीजिए। ये मॉडल ड्रा करिए आप, कॉपी पर लाएं इस मॉडल को। क्या सभी बॉन्ड एक ही जैसे एलिमेंट के आइटम के बीच बना हुआ है? बोलो, क्या यहाँ सभी बॉन्ड एक ही जैसे एलिमेंट के आइटम्स के बीच बना है? नहीं बना है, क्योंकि अंत में देखिए एक्स हो गया है। बीच में तो सब एक जैसे तो है, लेकिन अंत में आपका एक्स हो गया है। और ये डिफाइन कर लीजिएगा कि एक्स इज, ये मान लीजिएगा आप, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन सी। एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी के तुलना में। ठीक, बताओ सभी बॉन्ड कौन से बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड है। सभी के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले इस बॉन्ड को वॉच करो। यहाँ पर सी और एस के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ यहाँ जो पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ होगा? एक्स की तरफ होगा। तो एक्स पर कौन सा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव, और सी पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला? यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला? सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है? एक्स की तरफ। एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब हम यहाँ एक शब्द यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन ओनली, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शर्त है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। किधर से हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ से। अब मान लो इसमें एक पता चल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के पावर को या टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी को, पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी में डेफिनेशन हो गया आपका। तो वही कहानी आप इसको क्या बोल रहे हो? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो तो इंडक्टिव हो रहा है ना, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आपसे कर रहे हैं। पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेल्फ, यानी अपनी तरफ आकर्षित करने का जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें क्या क्लियर करना है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर करना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाए, किधर से जाए? कहलाएगा इंडक्टिव। ध्यान देना अब यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव आ गया। पक्का आ गया पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव आ गया तो अब इस कार्बन के अंदर इस वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा। इसका मतलब दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने वाला कौन है? कौन है? एक्स है। यानी सी पर पॉजिटिव चार्ज किसने क्रिएट कराया? एक्स ने कराया। अब एक्स के कारण ये कार्बन कैसा हो गया? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन दिस कार्बन। इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। इस कार्बन के ऊपर और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक डेल्टा, दो डेल्टा, तीन डेल्टा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेल्टा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर पॉजिटिव आया तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा? और पॉजिटिव आएगा। कितना? तीन डेल्टा कर दीजिए। यहाँ पर चार डेल्टा कर दीजिए। चार डेल्टा, ये हो गया। तो अब धीरे धीरे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है जी? धीरे धीरे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज घट रहा है ना, और घट रहा है। और लगभग लगभग 3 से 4 कार्बन के बाद इसकी वैल्यू जो होती है नेग्लेजिबल हो जाती है, सेल्फ डिमिनिश कर जाती है। इसलिए हम लोग कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? आपका जवाब होगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले ये मॉडल बनाओ पूरा चार्ज के साथ।
इसको ऐसे एरो के द्वारा दिखाएंगे आप, ऐसा एरो, मिडिल एरो ऐसे बनाएंगे आप। तो यहाँ से भी कहानी वैसे लेकर चलो, मिडिल एरो आपको दिखाना है ये। अगर एक एरो बना दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मान लो यही एरो ऐसे दिखा दिया तब क्या मतलब हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बाउंड हो जाएगा। ऐसा एरो दिखा देंगे कोऑर्डिनेट बाउंड हो जाएगा, इसलिए इस तरह का एरो आपको दिखाना होगा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। दस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू more electronegative element is called inductive effect। ये बताओ, सी और एस के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना? दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर तो है। ये अंतर तो परमानेंट होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। फुल स्टॉप के बाद इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट यानी ऐसा नहीं है कि यह कुछ मॉलिक्यूल में हो और कुछ में न हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। और जहां भी पोलर होगा वहां है। यानी किसी मॉलिक्यूल में पोलरिटी अगर आती है, ध्यान रखना, नॉट ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, और वह इफेक्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है उसमें ये सिग्मा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही पोलरिटी आती है। फुल स्टॉप के बाद इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। और मोस्टली अब हम लोग ये बोला करेंगे आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के प्लेस पर आई इफेक्ट। हम 5 टॉपिक पर अच्छा खासा आपका समय लेंगे। ऑर्गेनिक की क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी है, जान है, जो भी कहिए आप, सब है। 5 फैक्टर हैं जो ऑर्गेनिक के लिए। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक है रेजोनेंस, एक है मेसोमेरिक इफेक्ट, और एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन केस ऑफ मैकेनिज्म। तो परमानेंट इफेक्ट हो गया, आई के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। अब आप एक लाइन कमेंट और करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग, 2 प्रकार, फॉलोइंग 2 टाइप्स। नंबर 1, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसमें पहले आप लिस्टिंग कर लो, CS3
C2H5, C3H7, C4H9, C6H5 minus, O minus, S minus, COO माइनस। ये ऐसे ग्रुप हैं जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा पाया जाता है? पॉजिटिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में ये सभी कहीं अगर अटैच हैं तो वहां पर प्लस आई इफेक्ट पाया जाएगा। ठीक। नंबर 2, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट दोनों का डेफिनेशन एक साथ लिखाएंगे। एग्जाम्पल दोनों एक साथ रख लीजिए सर। इसमें एफ टी एल बी आर आई सी डबल ओ एच सी एच ओ सी ओ आर सी ओ एन एस टू सी ओ एन एस टू एन एस थ्री पॉजिटिव NR3 positive etc. These are the groups causing minus I effect. NS3 positive, NR3 positive.